सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करेंगे। ओके तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। वी हैव डन ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। जो तीन हमारे सबसे बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो आप ये मान के चल सकते हैं कि 70% ऑफ आवर वर्क इज़ डन। ठीक है, इकोनॉमिक्स होने के बाद हमारे जो चारों ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं मेजर वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा बचेगा स्टैटिक और साइंस का पोर्शन। ठीक है, और जिसके ये चार सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं उसका आप ये समझ लो कि उसका बेस स्ट्रांग है। यानी कि जीके में चाहे वेंडर चेंज, एसएससी में चाहे वेंडर चेंज हो, चाहे टेंडर चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर आपके चार सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो जीके में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइंस और स्टैटिक की बात करूं तो दे आर नॉट फिक्स्ड। हो सकता है ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कम आ जाए, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये आपको धोखा नहीं देंगे। एक इनमें दे सकता है, बाकी आपको संभाल लेंगे। ये है कि हो सकता है पॉलिटी से कम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन है, ना के बराबर क्वेश्चन आए तो फिर पॉलिटी और हिस्ट्री से ज़्यादा आ जाएंगे या इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये क्या है कि चीज़ें आपको बैलेंस आउट कर लेंगे अगर एक से कम आया। ठीक है, तो इनको करना भी काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ मुश्किल इन दी सेंस कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, बिकॉज थोड़े लंबे सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स को अगर हम साइड रख दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स उतना बड़ा नहीं होने वाला है जितना कि ज्योग्राफी था या पॉलिटी था या फिर हिस्ट्री था। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारा आप ये मान के चलो लगभग 11 से 12 क्लासेस लगेंगी जिसमें कि हमारा पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा पहला क्लास है जिसमें कि हम बेसिक्स देखने वाले हैं इकोनॉमी के। ठीक है, सो बॉर्डर फिल्म में आप क्यों नहीं गए थे? जा रहे हैं, बस क्लास ले लें फिर वहीं जा रहे हैं वहीं पे, है ना। लालू प्रसाद यादव जी 26 जनवरी यानी कि कल की परेड में कलिंजर का फोर्ट भी दिखाया गया, उसकी भी एक झांकी थी उसमें। रिकॉर्डिंग अब अपन ऑन नहीं करते हैं। यूजीसी के बारे में बताओ सर। बाद में बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से रिवीजन के लिए हिस्ट्री के वो हम बाद में करेंगे, बिकॉज आज से हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, वो हिस्ट्री का कॉम्पोनेंट है। बाद में हम आखिर में कर लेंगे इसको। ठीक है, ऑल राइट, तो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की मूल बातें क्या हैं। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स यूज एलोकेटेड रिसोर्सेस। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र इस अध्ययन को कहते हैं जहां पर लोग, व्यवसाय और सरकारें आवंटित संसाधनों का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए कैसे करते हैं। इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी है, किस तरीके से पीपल हैं, लोग, जो बिजनेसेस हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से डेफिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगा जब अभी हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मेनली तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट ये हैं क्या, और ये कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू हुम टू प्रोड्यूस। ओके, तो ये अभी हम देखेंगे। ये डिसीजन कौन लेगा, उसके बेसिस पे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम निकल के आते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स इन जनरल क्या है, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए, किस प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, सेल करना है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, कौन सेल करेगा, वो सारी चीज़ें का जो पूरा समन्वय है उसको हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र बोलते हैं। आपके एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अर्थशास्त्र को व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्सेस माइक्रो देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में क्या अंतर है। वैसे तो आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, बस वही है।
ठीक है। तो मैक्रो इट फोकसेस ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। ये ठीक है, इसको काटिए, यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है इस पे फोकस करिए, ठीक है, बिकॉज आई थिंक ये वही हिंदी में लिख गया है। तो इट फोकसेस ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, पूरी ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं परफॉर्मेंस इकोनॉमिक्स की, या फिर पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर। माइक्रो में बात करें, इट इज़ फोकस्ड, ठीक है, इट इज़ फोकस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, यह व्यक्तियों या व्यवसायों को कार्यों पर केंद्रित है, यानी छोटी लेवल जो चीज़ें हैं उसको देख रहा है। कंपेयर इट फ्रॉम और ड्रॉ द एनालॉजी फ्रॉम अ फॉरेस्ट, एक जंगल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो अगर हम पूरे जंगल की स्टडी कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग कि भाई ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये हमें इक्वेटर के आसपास देखने को मिलेंगे। इंडिया में ये केरला, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। ये हम क्या बात कर रहे हैं, ओवरऑल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर अभी घुस जाएं कि एक सिंचोना करके पेड़ मिलता है, इस सिंचोना की पेड़ की जो छाल है उससे क्यूनाइन नाम की दवाई बनाई जाती है जिससे कि मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे फोकस कर रहे हैं। तो इसको वेस्ट या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, जहाँ पे हम छोटे लेवल पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर हम ओवरऑल इन जनरल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं कि ये लेता है टॉप डाउन अप्रोच, और माइक्रो की बात करेंगे, इट टेक्स द बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ पाया जाएगा, इंडिया में कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बॉटम अप, सिंचोना पेड़ है, ठीक, उसकी छाल से, मतलब हम बॉटम से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि उस छोटी सी चीज़ को उसको इलाबोरेट करके देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बड़ी सी जो चीज़ है उसको उसके अंदर झांक के देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। ऑलराइट, फोकस एरिया की बात करें तो इट इज़ फोकस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज दैट इन्फ्लुएंस बॉर्डर इकोनॉमिक्स सच एज सप्लाई, डिमांड एंड प्राइसेस, और सॉरी बॉर्डर नहीं, ब्रॉडर इकोनॉमिक्स, सप्लाई, डिमांड, प्राइसेस, इन सारी चीज़ों को जो इफेक्ट करता है, दैट इज डेल्ट अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रॉडर इकोनॉमिक सिस्टम है, हम इकोनॉमिक सिस्टम में पूरे कंट्री का भी इकोनॉमिक सिस्टम ले सकते हैं, ठीक है, और इन जनरल पूरे वर्ल्ड का भी ले सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज स्पिल ओवर इफेक्ट इन द इकोनॉमी या फिर इन जनरल भी। स्पिल ओवर का मतलब होता है कि किसी ने कुछ किया और उसके कुछ करने की वजह से उसका इन्फ्लुएंस दूसरे पे देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने टैरिफ लगाना शुरू किया, बाकी कंट्रीज ने क्या किया, टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट है। या फिर यूएस की इकोनॉमी तहस नहस हो गई मान लेते हैं, तो जो बाकी कंट्रीज यूएस से डिपेंडेंट थी उनकी भी इकोनॉमी तहस नहस हो गई, ये होता है स्पिल ओवर इफेक्ट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए इन जनरल पूरी गवर्नमेंट को या फिर पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है उस पर फोकस करता है, और माइक्रो की बात करें, इट स्टडीज द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट्स, यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फर्मों और बाजारों का अध्ययन करता है। इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करेगा, फर्म लेवल पे, फिर छोटे मार्केट लेवल पे डिस्कस करेगा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, स्कोप बात करेंगे तो स्कोप लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे होता है। बड़ा पैमाना अभी मैंने आपको बता दिया, पूरे वर्ल्ड तक इसका लिमिट, मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल तक जाता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको स्पिल ओवर इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये स्मॉल स्केल होता है एंड इट फोकसेस ऑन दी स्पेसिफिक सेक्टर, छोटे पैमाने पे होता है और विशिष्ट क्षेत्र पे ये फोकस करता है। तो वो लार्ज स्केल है, ये स्मॉल स्केल है, वो एंटायर इकोनॉमी पे फोकस्ड है, ये स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस्ड है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब फादर मदर देखें उससे पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो मैक्रो में वी टॉक अबाउट द जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसीज, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये सब जब हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और वहीं पे जब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिस्कस कर रहे होंगे, डिमांड डिस्कस कर रहे होंगे, सप्लाई डिस्कस कर रहे होंगे, कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस कर रहे होंगे कि क्यों
उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस इतना रखते हैं तो इतनी डिमांड करता है, प्राइस घटाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ाते हैं डिमांड घट जाता है। तो किस तरीके से उसका बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है, उसकी इनकम पे उसका बिहेवियर कैसे डिपेंडेंट है, सब्सटीट्यूट जो गुड्स हैं उसके उस पर कैसा बिहेवियर डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो के यहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं खत्म। अब वही यहाँ पे हम फादर और मदर थोड़ा सा देखते हैं अभी। ऑल राइट। तो अब यहाँ पे फादर की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। इनकी एक किताब थी एन इंक्वायरी इनटू नेशन एंड द वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब ये पूरा इनकी बुक का नाम था, जो इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। ये किताब इन्होंने, ये स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड से हैं, और ये किताब इन्होंने तब लिखी थी जिस साल ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी जो बॉम्बे यूनिट थी एंड नाना फडणवीस के बीच में, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो हुई थी, एक 1665 में हुई थी वो जो शिवाजी वाली थी, मैं दूसरी वाली पूछ रहा हूँ वो कब हुई थी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पूरी किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द वेल्थ ऑफ नेशंस है, लेकिन इन शॉर्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस याद रख सकते हैं। तो कब हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर? 1776 में, ठीक। हुआ ये था कि 1929 के टाइम पे, 1929 के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में। ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ये है इकोनॉमिक्स में जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम हो जाती है। आई नो का आपको इन्फ्लेशन नहीं पता है, तो ऐसे समझो, बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं आ रही है, डिमांड नहीं आ रही तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ये सारा कुछ है डिप्रेशन में। ये क्यों हुआ था? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जो बबल बना था यहाँ पे यूएसए में, इन डिटेल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। तो वो बबल जो है क्रैश हो गया था। जब बबल क्रैश हुआ तो यूएस की इकोनॉमी एकदम धराशायी हो गई। अब तक का मतलब बहुत भयंकर डिप्रेशन माना जाता है, और वो स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से बहुत सारी अदर कंट्रीज को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इस ग्रेट डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए उसको लेके जॉन मेनार्ड गिनीस ने अपनी किताब लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, विच हेल्प्ड यूएस टू कम आउट ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मेनार्ड गिनीस। इन्होंने ये जो बुक है ये कब लिखी थी? चल मैं आपसे अगेन, ये तब लिखी थी जिस साल आपकी ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी। बाई किसने बनाई थी ऑल इंडिया किसान सभा? तो ये कब बनी थी बताओ, कब लिखी गई थी किताब ये? तो ये लिखी गई थी 1936 में, 1936 में सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी ऑल इंडिया किसान सभा। तो उसी साल, इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आप कभी अब नहीं भूलने वाले हो, ना तो ये भूलोगे अब, ना तो ये भूलोगे अब, ठीक है। वैसे में ईयर लिखता तो तुम भूल जाते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स याद हो गया कि फादर कौन है इसके। कहीं कभी कभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर अल्फ्रेड मार्शल देखने को मिलेंगे। आई नो तुरंत पटाख से क्वेश्चन आएगा, अभी दोनों अगर ऑप्शन में आ गए तो, दोनों आ गए तो गो विद एडम स्मिथ, ठीक है। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट हैं और ये 20th सेंचुरी के। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर बुक है इस पे हम फोकस करने वाले हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इस किताब में एडम स्मिथ ने मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताया कि ये मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, व्हाट इज दी मार्केट इकोनॉमी। तो इसमें हमें दो चीजें समझने की जरूरत है, एक तो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट और ये जो लेसेस फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो मार्केट इकोनॉमी ये बोलती है, अकॉर्डिंग टू दी, अगर हम एडम स्मिथ जी की बात करें, इनविजिबल हैंड थ्योरी। इनविजिबल हैंड का मतलब है अदृश्य हाथ, हिंदी में तो यही मतलब है, अदृश्य हाथ, जो हाथ हमें दिख नहीं रहा है। तो ये हाथ कौन सा नहीं दिख रहा है हमें? ये हाथ है मार्केट फोर्सेस का हाथ। मार्केट फोर्सेस का मतलब ये है, इनका ये कहना है कि कुछ इंसानों में, अब वो इंसान कौन होते हैं, बाई बर्थ होते हैं या फिर इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, वी डोंट नो, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल स्पिरिट देखने को मिलती है। एनिमल स्पिरिट ये होती है कि जैसे, एनिमल स्पिरिट का मतलब ये है कि व्हेन समवन, जैसे एनिमल स्पिरिट हमें कुछ लोगों में देखने को मिलती है, वो एनिमल स्पिरिट ये बोलती है कि वो जो कुछ लोग हैं वो धंधा डालते हैं, वो धंधा करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक। वो इस चीज़ इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज़्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं उस चीज़ को लेके कि दे आर नॉट कंसर्न विद द लॉस दे आर गोइंग टू मेक, दे आर ओनली सीइंग द प्रॉफिट्स, कि भाई इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना हो जाएगा, लॉस को वो अभी अकाउंट में ले ही नहीं रहे हैं। तो ये एनिमल स्पिरिट की वजह से क्या होता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब पैसा कमाना है, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे
पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। ओके, अब इससे क्या हुआ कि पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो मुझे काफ़ी लोगों की असिस्टेंस की नीड पड़ने लगी। जब असिस्टेंस की नीड पड़ने लगी, कोई टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, तो कोई कुछ पीडीएफ कम बनाने के लिए, ठीक है, कुछ बैकएंड में सपोर्ट के लिए, कुछ क्वेरी के लिए। और क्वेरी से याद आया, क्वेरी नंबर अभी चेंज हो चुका है, ये है नया क्वेरी नंबर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो यानी मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जब कोई एक काम स्टार्ट किया, ठीक, क्यों काम स्टार्ट किया, बिकॉज आई न्यू कि देयर वॉज अ डिमांड है, ठीक है। एसएससी में बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, एंड स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, ठीक है, काफ़ी संक्षिप्त में, काफ़ी उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वो मुझे लगा कि हाँ ऐसा है, तो वो जब मुझे लगा कि हाँ ये डिमांड है, चलो मैं इसकी सप्लाई करता हूँ, तो डिमांड आई, मैंने सप्लाई किया, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा, और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जिसको सप्लाई चाहिए थी, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वो सेटिस्फाई हो गया, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सेटिस्फाई हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया। तो ऐसा कहना था वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ का, कि क्या करना है, लोगों में, कुछ लोगों में एनिमल स्पिरिट होती है। एनिमल स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है जॉन मेनार्ड गिनेस ने दिया था। ये जो इनविजिबल हैंड थ्योरी है ये एडम स्मिथ का है। मार्केट फोर्सेस को बता रहे हैं किस तरीके से मार्केट फोर्सेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। डिमांड आएगी, सप्लाई जाएगी, पर्सनल इंटरेस्ट में कोई इंसान कुछ धंधा डालेगा, उस धंधे से पूरी इकोनॉमी का भला होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथों में पैसा जाएगा। तो उस इंसान ने क्या किया, अपनी एनिमल स्पिरिट दिखाई। ऐसा जॉन मेनार्ड गिनीस ने बाद में बोला कि एनिमल स्पिरिट है, ठीक है। तो एनिमल स्पिरिट में हमारे मनमोहन सिंह ने भी जी बोला था, वी नीड टू रिवाइव द एनिमल स्पिरिट्स इन द कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि हमें एनिमल स्पिरिट रिवाइव करने की जरूरत है। रिवाइव करने का मतलब ये है कि लोगों को और मोटिवेट करने की जरूरत है कि आप भी रोजगार कर, मतलब आप भी रोजगार दीजिए, ठीक है, धंधा डालिए, ठीक है। वैसे मोदी जी का भी एनिमल से काफ़ी गहरा संबंध है, ठीक है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये किताब में लिखा, आप देख सकते हो, ठीक है, कि इन्होंने बचपन में मगरमच्छ वगैरह पकड़ा था, ठीक है। अब ये जो है मार्केट इकोनॉमी की अगर बात करेंगे, ठीक है, इनविजिबल हैंड, कि जब कोई अपना एक पर्सनल गुड देखता है, पर्सनल हित के लिए काम करता है, तो वो एक ओवरऑल सबका हित हो जाता है उसमें, ठीक। ये तभी हो पाता है जब, ठीक है, ये तभी एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाएगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, यानी कि जब सरकार लेसेस फेयर की पॉलिसी अपनाएगी। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर? लेसेस फेयर का मतलब है लीस्ट इंटरफेरेंस, यानी कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है हर चीज़ में, कि नहीं यहाँ पे मोनोपोली नहीं हो सकते, नहीं ये तो हम चलाएंगे, जैसे कि इंडियन रेलवे से मोनोपोली गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल है, ठीक, तो ये हम चलाएंगे, ये सेक्टर यहाँ पे हम रहेंगे, ये तुम नहीं कर सकते हो, बहुत टैक्स लगाना, बहुत टैरिफ लगाना। तो इनका ये कहना था ये टैक्स टैरिफ ये सब हटा दो, लोगों को खुला ऑपरेट करने दो, फिर इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अब निर्मला जी को कौन समझाए, फिर इनको इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, कोई नहीं सिखा सकता इनको। ओके, तो खैर नहीं, निर्मला जी तो अपना लगाएंगी, वो किसी इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनती हैं, क्योंकि वी हैव अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, यू नो, ठीक है। तो खैर अभी आते हैं, इसी से डिराइव हुए हमारे दीज थिंग्स। क्या है ये, व्हाट आर दीज थिंग्स? तो अभी मैं जब तुम्हें बोल रहा था, ये क्या था, ये था कि यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी थी। मार्केट इकोनॉमी मतलब डिमांड आ रही है, सप्लाई देने वाला खड़ा हो रहा है, पैदा कर रहा है रोजगार को, इससे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है, एफिशिएंसी निकल के आ रही है, ठीक है, एंड सबका ओवरऑल गुड हो रहा है, सबका ओवरऑल गुड हो रहा है, और देश भी आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी, ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मार्केट सप्लाई से लिंक्ड है, मार्केट जो इकोनॉमी है उससे लिंक्ड है ये, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं अलग अलग तरीके के, तो जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है। और क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे कि सोशलिस्ट, जो भी मैंने आपको तुम्हें बताया वो कैपिटलिस्ट टाइप का है वो, तो उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तो यहाँ पे वैसे तो डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन इन जनरल अभी मैं वो दिखा दूंगा तो तुम्हें ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लगने लगेगा। सिंपल टर्म्स में समझो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो सबके वेलबींग के लिए यूज़ होने चाहिए।
किसी का रिसोर्सेज पे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का हक नहीं बैठ जाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि अंबानी और अडानी हम एग्जांपल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं कि उन्हीं का हक नहीं हो जाना चाहिए। उनका हक हो जाएगा तो क्या होगा, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, लोगों के हक में कुछ भी नहीं जाएगा, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा इससे, इससे बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी आएगी, कंपटीशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली हो गई है। ठीक है, वैसे सोशलिस्ट में भी देखो, वैसे तो अगर इसको मैं मार्केट इकोनॉमी बोल रहा हूँ ना, ध्यान से समझना इसको, अगर मैं मार्केट इकोनॉमी बोल रहा हूँ तो इसको मैं नॉन मार्केट इकोनॉमी बोल सकता हूँ, सिंपल सी बात ये है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो उनके हिसाब से इसके भी दो वेरिएंट होते हैं। एक तो सोशलिस्ट मॉडल होता है जो हम देख रहे हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज में स्टेट का हक होता है। स्टेट का हक मतलब, स्टेट का हक मतलब है सरकार के पास होगा, जितने भी सब कुछ सरकार कंट्रोल करेगी, सो दैट कि वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट कर सके, सो दैट कि रिसोर्सेज का यूज लोगों के वेलफेयर के लिए किया जा सके, उनके हित के लिए किया जा सके। और एक यहीं पे आता है कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट में क्या होता है, स्टेट सिर्फ रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करता है, वो लेबर को भी कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, कि कितनी लेबर कहाँ एम्प्लॉयड होगी कहाँ नहीं, तो ज़्यादा कंट्रोल है। तो कैपिटलिस्ट, मैं आज सॉरी कैपिटलिस्ट बोल रहा हूँ, कम्युनिस्ट, आई एम रियली सॉरी, कैपिटलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट। खैर इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए बेसिक डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल इकोनॉमी में क्या है, कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यह है कि प्राइवेट ओनरशिप रहती है, इसमें पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक का मतलब जब भी मैं बोलूं तो उसका मतलब है स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ठीक, इकोनॉमिक मोटिव इसमें सिर्फ होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर है, लोगों का हित करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, जैसे लाइसेंस फेयर, लाइसेंस फेयर का मतलब है कि आप कोई इंटरफेरेंस मत करो, ऑपरेट करने दो मार्केट को फ्रीली, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा खुद को। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इसमें इक्वल है। इकोनॉमिक फ्रीडम पूरी है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है उतनी। एग्जाम्पल यूएसए और एग्जाम्पल यूएसए और नॉर्थ कोरिया देखो, और चाइना भी देखो। सुनने में लग रहा होगा कि यार कैपिटलिस्ट मतलब बेकार होता है, मतलब अडानी अंबानी, और ये सोशलिस्ट अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट के कॉन्स कोई बता सकता है क्या होंगे? सोशलिस्ट को वैसे तो आपको कोई मेंस यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने नहीं जाना है, बट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक आइडिया डेवलप करने से पहले कि नहीं कैपिटलिस्ट बेकार होता है, सोशलिस्ट अच्छा है। सोशल, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बन भी जाए इस तरीके से स्टेटमेंट कि इसमें से सोशलिस्ट का कॉन्स क्या नहीं है, फिर क्या है। तो कॉन्स क्या है? कॉन्स ये है कि मान लो सरकार है, ठीक है, और प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं। मुझे इसके लिए भी क्या एग्जाम्पल, तुम जाओ सरकारी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में चले जाओ और एक प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, तुमको भी पता है एफिशिएंट तरीके से कहाँ काम होता है। तुम एक मॉल में जाओ, जी सर आइए, सर आइए आइए, सर के लिए चाय लेके आओ, सर के लिए कॉफ़ी लेके आओ, सर के लिए चेयर लगाओ, होता है। वहीं गवर्नमेंट में चले जाओ, हाँ बताइए, अच्छा पहले तो रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा। सर ये पूछ रहे थे, अच्छा सर तो बोल ही नहीं, सर ये पूछ रहे थे, सर तो बोल ही नहीं रहे, सर हाँ बताओ क्या है, हाँ इसको अटैच करवा के लाओ, और जो अपने इलाके के जो क्षेत्र के पार्षद हैं उनसे एक लेटर लिखवा के लाओ। ये होता है। अरे सर ये बोल रहे थे 500,000 ले लेते हैं, ठीक है लाओ। अच्छा तो क्या हुआ, एफिशिएंसी नहीं आती है इसमें, एफिशिएंसी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है चाहे तुम जितना अच्छा काम कर लोगे तुमको इंसेंटिव तो मिलने वाला नहीं है, इसका प्रमोशन तुम्हारा हो ही जाएगा 5 साल में। तो जब तुमको इंसेंटिव है नहीं, प्रमोशन तुमको 5 साल में हो ही जाना है, तो फिर क्यों लोड लेना है? आराम से बैठ के मौज मारो और काम जितना कम से कम हो सके उतना कम से काम करो। तुम भी यही करोगे, ठीक है, हंसो नहीं, तुम भी यही करोगे बैठ के। जब तुम बाबू बनोगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो बाबू बनने के लिए, तुम में से 90% लोग वही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो अभी लोग बैठे हैं ये कहीं और चांद से आए हैं, मार से आए हैं, ये हम ही लोगों में से गए हैं और हम ही लोगों में से आगे जाएंगे, तो वही होने वाला है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम चलता है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी नहीं आती है भैया। ठीक है, इक्वालिटी तो तुमने दे दी, इक्वालिटी दे दी। अब इट इज़ लाइक कि भाई 100 रुपये हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, 20-20 बांट लिया, ये खुश हो गया, देखा सबके पास 20-20 है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 1000 रुपया है, ठीक है, 4 लोगों को 20-20 मिला, कितना हो गया, सॉरी 4 लोगों को 20-20 नहीं, यहाँ मानो कि 4 लोगों को 50-50 मिला, कितना हो गया 200, एक को मिल गया 800। अब या तो तुम ये दुखी हो सकते हो कि इसको 800 कैसे मिल गया,
या तो इस बात से खुश हो सकते हो कि यार हमें 20 ही मिल रहा था ऐसी कंडीशन में, लेकिन वो जो कि हमें दिखता है नहीं, ठीक है, और यहाँ 10 गुना है उसका पास। देखो ना, सबके पास 20 था, उसका 10 गुना है इन चारों के पास, एक के पास लेकिन 800 रुपए है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेल्थ जनरेशन होता है। यहाँ पे वेल्थ जनरेशन होता है, भले इनइक्वालिटी है लेकिन वेल्थ जनरेट हो रही है, और ऑब्वियस बात है वो ट्रिकल डाउन भी करेगी। ट्रिकल डाउन का मतलब ये है कि वो नीचे पास ऑन भी होगी। यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं रहा है उतना ज़्यादा, एफिशिएंसी नहीं आ रही है, मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब तो ओन कर रहा है कौन? पब्लिक, स्टेट। तो फिर जब प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं तो फिर हम काम किसके लिए करें? सरकार के लिए काम करेंगे? नहीं, फिर तो हम काम चोरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी के अंदर देशभक्ति नहीं होती है। ओके, मुझसे नहीं सर, मुझसे तो ऐसा काम होगा ही नहीं। ओहो, ठीक है। और इनिशियली यूएसए वाज काइंड ऑफ कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अंटिल द ग्रेट डिप्रेशन, जो मैंने बताया 1929 का। यूएसएसआर ने सबसे पहले सोशलिज्म को टेस्ट किया, चाइना में पास ऑन हुआ, लेकिन अभी अगर बात करें तो किसी कंट्री को कंप्लीटली कैपिटलिस्ट में रखना, सोशलिस्ट में रखना इज़ नॉट काइंड ऑफ गुड थिंग। मतलब कोई ऐसा कंट्री तो है ही नहीं कि पूरी तरीके से, अभी पहले थी जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है, लेकिन अभी तो बहुत हद तक, जैसे चाइना की बात करें तो पहले सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी था, लेकिन चाइना अब धीरे धीरे बहुत हद तक अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एफिशिएंसी क्यों है। अब चाइना अगर डेवलप्ड है तो सोशलिज्म के बलबूते तो नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और कितना ही एफिशिएंट है चाइना, यू ऑल नो, ठीक है। हम खुद को पाकिस्तान से कंपेयर कर करके भले खुश हो सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि चाइना वाले खुद को हमसे, मतलब कम, जैसे इट इज़ लाइक कि जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, केन्या ने, इनसे कंपेयर नहीं करते हैं, तो चाइना हमसे नहीं करता होगा, बिकॉज वी डोंट स्टैंड एनीवेयर, ठीक है। कुछ मामलों में स्टैंड हो सकते हैं, नो डाउट, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके अलग चैलेंजेस है हमारे कंट्री को, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप दोनों होती है। इकोनॉमिक मोटिव अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट भी है और लोगों का वेलफेयर करना भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रोल यहाँ पे लिमिटेड होता है, यहाँ पे लेस अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो बीच का है, सिंपल बीच का, लिमिटेड लेस लिमिटेड, ठीक है, वही बीच का। इंडिया इसका एग्जांपल है। इंडिया इनिशियली जब हम 5 ईयर प्लान वगैरह लाए थे तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन थे। अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो अंबानी अडानी वाला जो भी हो रहा है, ये कैपिटलिज्म की तरफ ही तो झुकाव है, ठीक है। तो हम पहले ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ थे, अब कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो जाना तो वही अगेन, ठीक है, वही अगेन कि भाई मान लो कुछ हाथों में पहुंच गया, मान लो अंबानी अडानी का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी तैसी कर देंगे, बाकियों को खेलने ही नहीं देंगे, जो बाकी लोग भी इंडस्ट्री मान लो लगाना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ज़रूरी है, और ऐसा जॉन मेनार्ड किनिस ने बोला था जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है, पूरी तरीके से खुला छूट देने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कि स्वामित्व क्या होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक उद्देश्य क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, आय का वितरण किस तरीके से होता है, आर्थिक स्वतंत्रता और उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। ऑल राइट, अब आते हैं ये, अब अगेन ये हमें डिटेल में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको, बस अभी के लिए बस देख लो, थोड़ा सा जान लो, समझना है तो समझ लो, नहीं तो जाने दो, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया ने पहले लाइसेंस लगा के रखा था। लाइसेंस का मतलब ये है कि अगर मुझे व्यवसाय खड़ा करना है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, मुझे उद्यम करना है, तो मुझे गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा जाके। गवर्नमेंट ने ये नीति इसलिए लगा के रखी थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक कंपनी थी, ट्रेड करने आई थी, और उसने पूरे देश को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो वो जो 200 साल की जो गुलामी हमने जो झेली थी, ठीक है, तो वो गुलामी ऐसा ना हो कि फिर मतलब, तो एक उसने कंपनी के तरफ या फिर कंपनी से एक डर डेवलप कर दिया था। तो और भी बहुत सारे कारणों की वजह से, क्योंकि लोगों का वेलफेयर भी करना था, लोगों का हित भी करना था, इसलिए लाइसेंस लेना पड़ता था आपको। और वो लाइसेंस जब आप लेने जाते थे तो आपको वही अगेन रेड टेपिज्म मतलब घूस दोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। इनफैक्ट जब तुम्हें एक छोटा सा काम कराना, तुम्हें पासपोर्ट बनाना हो, आई एम नॉट वो सेइंग, लेकिन से सुना है मैंने, ठीक है, कि पुलिस वाले उसके लिए भी पैसा मांगते हैं। समझ लो पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा मांगते हैं, तो सोचो तब के टाइम पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जो बाबू लोग हैं कितना पैसा मांगते होंगे, ठीक है, कि ये पेपर क्लियर, वो पेपर क्लियर, नहीं तो दिक्कत, वहाँ पे अड़ंगा लगा देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वरासत जो होती है, लाइक जो आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, तो एक लेखपाल मैडम जी हैं, ठीक है, तो उनसे काम होना था। तो वो मैडम जी
पेपर को क्लियर ही नहीं कर रही थी, जानबूझ के ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं आना पड़ेगा, ठीक है, नहीं वहाँ पे आना पड़ेगा आपको और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। जस्ट दैट वाज एन इंडिकेशन कि भाई पैसा दो सारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा काइंड ऑफ जब चाबी भरी उनकी तो अपने आप काम हो गया सारा, ठीक है। तो वही होता है। सोचो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए कितनी वो दिक्कत होती होगी। तो वो है लाइसेंस राज। जब अभी हम देखेंगे आगे चल के हमारे अगेन जैसे वहाँ ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूएसए में, वहाँ यूएसए यहाँ पे हमें हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भयंकर क्राइसिस हुआ। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बने अभी रिसेंटली आपके पेपर में, लेकिन अगेन हम ये डिटेल में अभी नहीं देखना, आगे देखना है। तो फिर हम ये एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, बस अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये पब्लिक गुड प्राइवेट गुड क्या होते हैं, उसको समझने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी को समझना होगा, ठीक। एक्सक्लूडेबिलिटी क्या है? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट डिफाइंस वेदर इट इज़ फीजिबल एंड प्रैक्टिकल टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट पेड फॉर गुड और सर्विस फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूमिंग इट। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो पेड है वो एक्सक्लूडेबल है। FRB सीरीज़ है यूट्यूब पे, PYQ सीरीज़ है यूट्यूब पे, NPS सीरीज़ है यूट्यूब पे, दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल बिकॉज आप इसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आप ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं आपको एक्सक्लूड कर दूंगा कि तुम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बैच की जैसे लाइव रिकॉर्डिंग, जो लाइव अभी क्लास चल रही है, ये क्या है, एक्सक्लूडेबल कि नॉन एक्सक्लूडेबल? कमेंट करो जल्दी से। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होगा बिकॉज कोई भी आके कंज्यूम कर सकता है इस कंटेंट को। लेकिन अब अगर इसकी रिकॉर्डिंग की बात करूं, तुम्हें नोट्स एक्सेस करना है, तुम्हें प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस करना है, तो वो एक्सक्लूडेबल है। क्यों? क्योंकि जिसने पे नहीं किया है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज एक्सक्लूडेबिलिटी, ओके। व्हाट आर रिवैलरस गुड्स? तो ये हमने देख लिया एक्सक्लूडेबल गुड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिनके लिए आप पे करते हैं, पे करना होता है, वो एक्सक्लूडेबल होते हैं, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और जो चीज़ें फ्री की होती हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। राइवलरस पे आते हैं। व्हाट इज राइवलरस? तो राइवलरस का मतलब होता है गुड इज सेड टू बी राइवलरस इफ इट्स कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस कंजम्पशन बाय अदर कंज्यूमर्स। यानी कि अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो तुम नहीं कर पाओगे। कैसे? ऐसे, जैसे मान लो कि गाड़ी है टाटा सिएरा, अगर मैंने खरीद ली तो गाड़ी तो उतनी बनी होगी, तो तुम नहीं खरीद पाओगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि गाड़ी तो लिमिटेड ही बनी होगी, ठीक। तो यानी मेरा कंजम्पशन तुम्हारे कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहा है। यानी तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी खरीद लूंगा तो अच्छा सर, मतलब तुम खरीद लोगे तो हम नहीं खरीद, मतलब ये कोई तो नहीं खरीद पाएगा, कोई तो, किसी का तो हक मैंने मार लिया, वो है राइवलरस। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक, मैंने जाके काट लिया उसको, मैंने जाके काट लिया। टेल मी कोई पेड़ लगा हुआ था, कोई रैंडम पेड़ लगा हुआ था, मैंने काट लिया जाके। टेल मी जल्दी से, राइवलरस होगा या एक्सक्लूडेबल होगा या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा? जल्दी बता। पेड़ लगा था कहीं पे, मैंने जाके काट लिया उसको, लकड़ी ले गया घर, क्यों? चूल्हे में डाल रोटी सेकी मैंने उसकी, ठीक। अब तुम बताओ ये राइवलरस है, एक्सक्लूडेबल है, दोनों है, दोनों नहीं है, क्या है? तो वो दूसरा कार ले लेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ भैया, मुझे पता था ये तुम्हारा, तो दूसरा कार ले लेगा, लेकिन वो तो नहीं ले पाएगा ना, तुमने एक्सक्लूड कर दिया ना। लेकिन सर वीडियो के लिए तो नेट और मोबाइल चाहिए ना। हाँ तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए तो पैसे नहीं चाहिए ना। तो नेट हो सकता है एक्सक्लूडेबल, जो तुमने इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो एक्सक्लूडेबल है, मेरा वीडियो लेक्चर नहीं। समझे तुम? अब ये जो पेड़ है, क्या ये पेड़ था? पैसे दे के मैंने काटा था, क्योंकि मैंने पैसे दिए थे इसलिए मुझे काटने की अनुमति मिली। हाँ, तो नॉन एक्सक्लूडेबल है। क्या मैंने काट लिया, दूसरे का हक मार लिया? बिल्कुल मार लिया, क्योंकि अब उसको तो मिलेगा नहीं, राइवलरस है। ठीक। उल्टा देखें, उल्टा मतलब जो एक्सक्लूडेबल तो हो लेकिन नॉन राइवलरस हो। सोच सकते हो तुम, सोचो, दिमाग में जोर लगाओ थोड़ा। बताऊंगा तो मैं ही, लेकिन अपने आप से जोर लगा लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अभी मैंने क्या बोला कि ये
नॉन एक्सक्लूडेबल था, मतलब पेड तो था नहीं, लेकिन मैंने काट लिया तो तुम नहीं काट पाए रिवाल्रस। लेकिन ऐसी चीज बताओ जो पेड नहीं है, मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है, सॉरी जो पेड है एक्सक्लूडेबल है लेकिन नॉन रिवाल्रस है, मतलब कि मैं अगर कंज्यूम कर लूंगा तो इससे तुम्हारे कंजम्पशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, बता, और वो पेड है। 4.0 बैच, और क्या 4.0 बैच, क्यों, कैसे? तुमको वीडियो लेक्चर्स लेने के लिए रिकॉर्डेड या नोट्स लेने के लिए तुम्हें बैच खरीदना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम बहुत लोगों ने बैच खरीदा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जब बैच की क्लासेस देख रहा हूं तो कोई और नहीं देख पा रहा है, या कोई और की स्ट्रीमिंग धीमे हो गई है, या किसी का हक मैंने मार लिया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने खरीदा, तुमने खरीदा, हम सब ने खरीदा, तो हम एक्सक्लूडेबल, क्योंकि एक्सक्लूडेबल गुड है, ठीक है, आप पे करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन हम सब देखें, 1000 देखो चाहे 10,000 देखो चाहे 1,00,000 लोग देखो, फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। लेकिन वही फैटमैन किताब को ले लो, मतलब क्या जरा समझ क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स के नाम में पूरा प्रमोशन कर मारेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो फैटमैन है मान लो, तो फैटमैन क्या है, किताब है। अब मैंने अगर ये किताब ले ली तो अगेन किताब तो लिमिटेड ही बनी है, किताब तो लिमिटेड ही बनी है, तो यानी कि अगर मैंने ले लिया तो तुम नहीं ले पाओगे। और क्योंकि पेड है तो ये एक्सक्लूडेबल भी है और रिवाल्रस भी है। एक्सक्लूडेबल क्यों है? क्योंकि पैसा देके मिलेगा। रिवाल्रस क्यों है? क्योंकि फिक्स्ड क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है, मैंने ले लिया तुम नहीं ले पाओगे, कोई तो नहीं ले पाएगा। ले लो, देखो, सिंक इन करो, थोड़ा थोड़ा महसूस करो, कुछ महसूस करो, कुछ महसूस कराओ, कुछ देखो, कुछ दिखाओ, देखो। यस, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो देखो, जो एक्सक्लूडेबल है और रिवाल्रस है वो प्राइवेट गुड्स होते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, कार हो गई, पार्किंग स्पेसेस। जो नॉन एक्सक्लूडेबल है और जो नॉन रिवाल्रस उनको पब्लिक गुड बोलते हैं, ठीक है, उनको पब्लिक गुड बोलते हैं। तो पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड क्या है? दे आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। है क्या? सॉरी, यहां पे उल्टा हो गया है, ये जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, ठीक है। इधर प्राइवेट होगा, इधर पब्लिक होगा, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ पे, पब्लिक, ठीक है। तो इनको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इनके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इनकी जीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है, इनको पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट यू हैव टू बियर, कोई कॉस्ट है ही नहीं तो कॉस्ट बियर करोगे ही क्या तुम, ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, उतनी पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट निकल के आएगी, ठीक है। तो जो एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन रिवाल्रस होते हैं वो होते हैं क्लब गुड्स, जैसे सिनेमा, प्राइवेट पार्क्स हो गए, एक्सक्लूडेबल हैं मतलब पेड हैं लेकिन नॉन रिवाल्रस हैं, मतलब कि अगर हम पार्क में घुस गया, ऐसा नहीं है कि तो मतलब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। सैटेलाइट हो गया, टेलीविज़न हो गया, सैटेलाइट टेलीविज़न हो गया, कि ऐसा नहीं है कि मैं टेलीविज़न देख लूँगा तो तुम्हारे टेलीविज़न देखने में कुछ रुकावट आ जाएगी, ठीक है। और जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं लेकिन रिवाल्रस होते हैं उनको कॉमन पूल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे फिश, टिम्बर, लकड़ी, कोयला, ठीक है, मतलब ले सकता है कोई भी जाके, लेकिन क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन रिवाल्रस नेचर का है, मैंने ले लिया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो रिवाल्रस भी है और एक्सक्लूडेबल भी है, ठीक है, प्राइवेट। नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन रिवाल्रस है पब्लिक, ठीक है। एक्सक्लूडेबल है बट नॉन रिवाल्रस है क्लब गुड्स, नॉन एक्सक्लूडेबल है और रिवाल्रस है कॉमन पूल रिसोर्सेज। डन, ऑलराइट। लाइक फॉर एग्जांपल दिस, move away, I'm trying to get a tan, yes, set a tan, I'm not bothering you। बोल रहा है कि भाई क्या दिक्कत क्या है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ये सज्जन बोला कि तुम सारा सूरज इस्तेमाल किए ले रहे हो, तुम पूरा सूरज हो तुम ही इस्तेमाल किए ले रहे हो, तो कोई लॉजिक बनता है इस बात का? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन रिवाल्रस है। पहली बात तो फ्री है तभी दोनों इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तीसरा भी आके लेट जाए, फ्री है। जैसे अपनी NTPC की PYQ सीरीज जो चल रही है, क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई भी आके पढ़ ले, ठीक है। नोट्स भी कोई भी आके ले ले, क्विज भी कोई भी आके लगा ले, तो पूरी तरीके से नॉन एक्सक्लूडेबल है। क्या रिवाल्रस है? नहीं, वो भी नॉन रिवाल्रस है, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, नॉन रिवाल्रस, जैसे सन अपना खुला रिसोर्स है।
और ऐसा नहीं है कि इसने ऐसे धूप ले लिया तो इसको कम मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि सन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होती है। सर ये क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी मैं अगेन डिटेल में नहीं है तो मतलब अभी आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फैटमैन से अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है इस चैप्टर में ना लिखा हो, लेकिन आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन ऑफ, या फिर अभी के लिए ऐसे समझ लो, सन की जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एयर, सनलाइट, ठीक है, ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होती है इनकी। यानी कि अगर मैंने ले लिया तो ऐसा नहीं कि मैंने तुमको अवॉइड उससे वो कर दूंगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जैसे कि तुम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम चाहते तो इस टाइम पे हो सकता है कि इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर सकते थे, तो तुमने जो गिव अप किया दैट वाज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम्हारा एसएससी रेलवे में दोनों में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन तुमने रेलवे या फिर एसएससी बैंक में दोनों में हो गया, तुमने बैंक वाला गिव अप कर दिया, दैट वाज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। या तुम्हारा मान लो एमटीएस में हो गया, तुमने ज्वाइन नहीं किया एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने के लिए, जो तुमने फॉरगो किया, दैट वाज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिटेल में आगे देखेंगे। अब आते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। किस बेसिस पे? कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बेसिस पे, इस आधार पे कि व्हाट वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस एंड व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, ऑन दिस बेसिस वी आर डिवाइडिंग द एंटायर इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी प्राथमिक पे आते हैं। दिस सेक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट या फिर नेचर पे। इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर इज मोस्टली सीन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इसीलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं। घुमा फिरा के बात इतनी ये है, वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो कि नेचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, नेचर वाली एक्टिविटीज़ कर रहा है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, नेचर, फिशिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ये सारे काम नेचर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इनको हम रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं तो इसीलिए हम इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर को। सीधे पर्यावरण पर निर्भर है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों में देखा जाता है, ठीक है, जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, वानिकी और खनन। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को रेड कॉलर जॉब के रूप में भी जाना जाता है। कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सेकेंडरी पे आता है। सेकेंडरी क्या है? द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो जो भी हमने प्राइमरी सेक्टर में चीज़ निकाली है, लाइक हमने माइनिंग करके और निकाली होगी, हाँ, फॉरेस्ट्री करके मान लो कि लकड़ी निकाली होगी, तो अब इनको लेके जाएंगे कहाँ? इंडस्ट्री में। और को प्योरीफाई करके मेटल बनाया जाएगा। वुड को इधर उधर करके सब करके हो सकता है फर्नीचर बनाया जाए, हो क्या सकता है, वही बनाया जाएगा, फर्नीचर बन जाएगा, टेबल बनाई जाएगी, बेड बनाया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो क्या है? यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है रॉ मटेरियल को, यानी कि क्या किया जा रहा है? कच्चे माल को जो है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी जा रही है। वो जो कच्चा माल था, जैसे कि मैंने दूध दुहा, ठीक है, आज किसान को फ़ायदा क्यों नहीं होता ना, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? आगे जो कंपनीज होती हैं। जैसे कि मैंने आलू प्रोड्यूस किया, आलू मैंने जाके मंडी में बेच दिया, ठीक है, सीधा थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। अब वो जाएगा किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मान लेते हैं ये लेज़ की फैक्ट्री में जाता है, उसने क्या किया? उसकी प्रोसेसिंग करी, उससे चिप्स बना दिया, अब वो तगड़े दाम में बेचेगा। हो सकता है सिर्फ दो आलू से जो बनाए गए चिप्स हैं वो बंदा 20 रुपये में बेच दे, 20 रुपये में बेच दे, 20 रुपये में सिर्फ 2 आलू। और पता चल रहा जो किसान है उसने उसको हो सकता है उसको 2 किलो आलू ही पूरे 20 रुपये में निकालने पड़े, और एक उसने 2 आलू ही 20 रुपये में देखी होगी, उसने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको वैल्यू एड कर दी उसने, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू एड होने जाता है। तो इसीलिए इसको, क्योंकि यहाँ पर मेनली मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे वहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर इन्वॉल्व था तो एग्रीकल्चर सेक्टर बोल दिया था, वैसे यहाँ पर मेनली मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है तो इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल देते हैं। जैसे प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है ना, तो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जो किया जाता है। द सेकेंडरी सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अ कंट्री एज इट एड्स इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है, बैकबोन ऑफ कंट्री मानते हैं, लेकिन इंडिया में ये सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम एग्रीकल्चर को ही बैकबोन मानते हैं। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पे। टर्शरी सेक्टर
को हम सर्विसेज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर बिजनेसेस प्रोड्यूस सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? तो सर्विसेज होती हैं इनटैंजिबल चीज़ें। इनटैंजिबल का मतलब ये होता है जिनको हम छू नहीं सकते हैं, अमूर्त होती हैं, ऐसी चीज़ जिसे छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम क्या इसे छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। छू सकता है क्या कोई? नहीं छू सकता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। या फिर मैंने तुमको मान लो जैसे कि तुम्हें क्योंकि मैंने तुम्हें नॉलेज ट्रांसफ़र किया, राइट। मान लो कि तुम कॉमेडी शो में गए तो उसने तुम्हें कुछ दिया, या फिर मैंने तुम्हें कुछ दिया, सामान दिया, नहीं दिया, सामान नहीं दिया, सामान देता तो टैंजिबल होता, छू सकते थे, ठीक है। सिंपल ऐसे समझो कि ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट वाले ने तुम्हें खाना परोसा, खाना क्या छू सकते हो, खा रहे हो, छू सकते हो, दैट इज़ अ टैंजिबल थिंग, ठीक। लेकिन मान लो कि वो जो तुमने उसको टिप दी वेटर को, क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे से तुमको सर्विसेज दी। क्या क्या सर्विसेज दी? जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें ला के दे रहा है, तुमसे हंस के बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सामान के लिए तुमने उसको पे नहीं किया, उस सर्विस के लिए पे किया, ठीक। तो ऐसे सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम्पल टीचिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब अगर मैं एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ तो मैंने सामान तो कुछ नया नहीं बना दिया, मैंने तो बस उसको ट्रांसपोर्ट किया, यानी मैंने सर्विस दी। हॉस्पिटैलिटी यानी कहीं होटल में जाके रुकते हो तो ऐसा तो नहीं कि उसके एवज में तुमको कुछ मिलता है। वो बात अलग है, तुम वहाँ से शैम्पू वैम्पू चुरा लाओ, लेकिन तुमको ऐसा मिलता तो कुछ नहीं है, तुमको सर्विस दी जाती है कि वहाँ तुम्हें रह सकते हो। तो वो क्या है? आपका सर्विस सेक्टर। एडवर्टाइजिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ये सब सर्विस सेक्टर में आएंगे, ओके। जैसे इनको रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, वैसे इनको ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। एंड वैसे इनको वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब्स इन्वॉल्व फिजिकल लेबर एंड द यूज ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है। दीज जॉब्स इन, तो ये हम देख चुके हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स आपका सेकेंडरी सेक्टर वाला है, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरनरी में। क्वार्टरनरी क्या है? तो एक्चुअल में जो टर्शरी सेक्टर है ना, इसको सब डिवाइड कर देते हैं, यानी इसी को दो और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। क्यों? देखो ऐसे समझो कि मान लो कि एक वेटर है जिसको आपने टिप दी उसके सर्विसेज के लिए। एक मैं हूँ जिसको तुम पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो तुमने वेटर को पे किया, मुझको पे किया। अब अगर देखा जाए तो वेटर जो है वो मेरा काम क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अभी के लिए तो नहीं कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये काम करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कि झाड़ू पोछा लगाने का काम है, तो मैं अगर मुझसे कोई बोल दे कि तुम वेटर का काम कर लो तो मैं कर लूँ, अगेन उतना एफिशिएंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली देखा जाए तो कर लूँगा ना। उसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत थोड़ी ना है, स्किल की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो एक अलग तरीके का काम हो गया, और जो मेरा काम है वो अलग तरीके का हो गया। फिर जो बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, जो सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये नॉलेज स्पेसिफिक है थोड़ी सी। तो ये क्वार्टरनरी सेक्टर हमने क्रिएट कर दिया टर्शरी सेक्टर के अंदर में ही, ठीक है। एंड फिर आ जाता है क्वीनरी। क्वीनरी वो होता है इट इन्वॉल्व्स हाई लेवल नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर एक्सपर्टीज एंड एडवांस स्किल्स। जहां पे सिंपल मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो पॉलिसी मेकिंग खत्म। पॉलिसी मेकिंग जैसे अपनी निर्मला ताई जी हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं? पॉलिसी मेकिंग करती हैं। तो जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। और हमारे, अब वो बात अलग है कि वो कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी तो क्या कर रहे हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी में भी कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका काम ये होता है कि वो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करें, वो नए नए आइडियाज़ लेके आएँ। तो ये क्या है? आइडिया सेक्टर आप बोल सकते हो। इट इज़ आइडिया स्पेसिफिक, आइडिया, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, बस ये जो मैंने कीवर्ड लिखे हैं ना, बस इनको याद कर लो, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च हो गया, तो इनको गोल्ड कॉलर जॉब्स ही बोला जाता है, क्वीनरी को, खत्म। अब थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सर आपने पूरब जाके, अच्छा वो ऑल इज हेल। नो सर, ओके, अच्छी बात है। तो अब आ लेते हैं यहाँ पे
देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। आई नो जीडीपी अभी आपको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि जीडीपी मतलब कुछ तो अच्छा अच्छा होता है ना, जिसका ज़्यादा जीडीपी वो ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है, ज़्यादा अच्छा देश है, ज़्यादा डेवलप्ड देश है। सिंपल, इतना तो पता ही होगा। ठीक, तो अभी वही बस फील लेके समझ लो। ठीक है, तो LFPR का मतलब यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अगेन अभी समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से यही है। 2011 का डेटा है, जब रिसेंट अभी आएगा तो बाद में तब देखेंगे जब आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में 54.6% लोग भारत में, अगर 100 लोग काम करते हैं तो उसमें 54.6 लोग यहाँ काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर मेनली, तो जो जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, बट नॉट नेसेसरी एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग, हंटिंग, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, ये सब भी आते हैं। सेकेंडरी में 24.3% और टर्शरी में 21.1। तो सबसे कम कहाँ पे है? सर्विस सेक्टर में। थोड़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है। अच्छा सेक्टर इसलिए माना जाता है बिकॉज यहाँ पे स्किल्ड जॉब्स आती हैं, ठीक है, जो हर कोई नहीं कर सकता है, और इसका मतलब ये है कि देश डेवलप हो रहा है। अगर टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, मतलब देश डेवलपमेंट की ओर जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर है इसलिए। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा मिलता है इन सर्विसेज के लिए। ठीक है, देन जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 14.4% अप्रॉक्सीमेटली, 31.4% और 54.1%। यानी कि सबसे कम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इसका है। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलता है ना यहाँ पे। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इसका। यानी कि बड़ी आयरनिकल चीज़ है ये कि, ठीक है, कि टर्शरी सेक्टर में सबसे कम है लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन है। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं लेकिन जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है उसका। और उसका एक कारण और भी है, जब हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, बेरोजगारी, तब मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है ये। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वुमेन एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर 62.8% वेमेन की, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। प्राइमरी सेक्टर में कितने वुमेन एंगेज्ड हैं? तो 62.8%। ठीक है, अभी हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा ऑन द बेसिस कि किस तरीके का, मतलब क्या इनपुट्स, क्या क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट है, उस बेसिस पे। अब वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे, अगेन किस बेसिस पे? वर्क की कंडीशन के बेसिस पे हम पूरे उसको इकोनॉमिक सिस्टम को दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं, संगठित और असंगठित है, गैर संगठित। संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, गैर संगठित। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं, सब रटने की जरूरत नहीं, सिंपल है, बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर करवा रखा है अपनी कंपनी को, ठीक है, तो अभी तुमको पता है नए लेबर लॉज आए थे कि इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो, काम करवाना है तो फिर इनकम का तुम्हें डबल देना पड़ेगा, है ना। और एक लेबर यूनियन बन सकता है, ठीक है, उनसे पूछना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग है, मैटरनिटी लीव इतने हफ्तों का होगा, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मुझे फॉलो करनी होंगी। ओके, तो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाया, यानी एम्प्लॉयज़ के जो वर्क आवर्स हैं वो फिक्स्ड होंगे, सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, क्योंकि न्यू लेबर लॉज में था कि सैलरी ये सब कम मिलना चाहिए, वो सब, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है उनको, कि आपको अगर मान लो हटाना है तो कितने दिन, कितने टाइम पहले बताना होगा, कितना उनको पैसा देना होगा, ठीक है। उनका पीएफ वगैरह जो प्रोविडेंट फंड है वो मेंटेन करके रखना होगा, पेंशन और लीव देनी होगी उनको टाइम टाइम पे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। चले जाओ अपने परचून के दुकान में, वो जो छोटा सा लड़का जिसको तुम छोटू बुलाते हो, छोटू नमक ले आओ, छोटू ये ले आओ, वो बेचारा जब जाओ तुम, हमेशा काम करता है, संडे को भी काम करता है, वो ओवर टाइम भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि वर्किंग आवर्स इरेगुलर हैं, वेरी रेगुलरली, ठीक है, वेरी करते हैं। वेजेस ऑफन इरेगुलर हैं, कभी डिले भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं ना वो देखने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें फाइलिंग नहीं करनी है। वर्कर्स डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, और जो रूल्स एंड लेबर लॉज हैं वो यूजुअली फॉलो नहीं किए जाते हैं। इंडिया में गेस कर सकते हैं कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते होंगे? कितने लोग? एनी गेस? मोर देन 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी काम करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल डेवलप किया था, ई श्रम पोर्टल,
ठीक है, उन लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। कौन सा पोर्टल? ई श्रम पोर्टल फॉर दी वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। रियल सेक्टर क्या होता है? बहुत बेसिक है। इट इज़ रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमिक सेक्टर विच ब्रिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर प्रोडक्शन फैक्टर्स सच एज लेबर फोर्स, लैंड एंड कैपिटल। देखो, अगर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो उसको रियल सेक्टर, सिंपल सी बात है। और जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग वाली चीज़ें हो गई, फिर म्यूचुअल फंड हो गया मेनली, तो म्यूचुअल फंड ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आता है ना। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर्स, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। रियल सेक्टर होता है जहाँ एक्चुअल में कोई गुड या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, वैसे इसका यहाँ पे इस टॉपिक से एज सच डायरेक्ट कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्योंकि पहले क्वेश्चन आता था जब टीसीएस पेपर लिया करता था, आगे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहीं पे पढ़ा देता हूँ। वैसे तो ये मिसलेनियस सेक्शन टाइप है। मिसलेनियस का मतलब ये है कि ऐसा इसका इस टॉपिक से डायरेक्टली लेना देना नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या है एड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रेफर टू द फैक्टर दैट आर एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन, ठीक है। सिंपल, व्यापार के सहायक। देखो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, वो सहायक नहीं है। वो अगर होगा नहीं तो वो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चिप्स बनाना है तो आलू इज़ नॉट एन एड टू ट्रेड। भैया, वो आलू नहीं होगा तो वो सामान ही नहीं बनेगा। एड टू ट्रेड ये है कि वो चिप्स बनने के बाद, ठीक है, फैक्ट्री से जो अलग अलग, मान लो जो गोदाम है, वहाँ से अलग अलग दुकानों में गया, ठीक, होलसेलर के पास गया, होलसेलर से फिर वो दुकानदारों के पास गया, वो है एड और ऑक्सिलरी, यानी कि ट्रेड में सहायता प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, है ना, टीवी पे, तो क्या है, सहायक है ट्रेड का ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा तो ट्रेड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रेड हो ही नहीं सकता, वो सहायक है ट्रेड के। बैंकिंग सर्विसेज ले ली, थोड़ा सा लोन उठा लिया तो धंधा करना आसान हो गया, इंश्योरेंस मिल गया, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, एड है। धंधा करने के लिए सहायक हैं, व्यापार के सहायक कहे जाते हैं, बस, ठीक है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब होते हैं एड, ओके। अब आ जाते हैं आज के आखिरी स्लाइड पे, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल है। ये देखो, नॉर्मेटिव क्या होता है। जब मैं ना एसएससी निकाल लूँगा, एसएससी निकालने के लिए मुझे चाहिए जीके में ये, मैथ में ये, रीजनिंग में, इंग्लिश में ये, ठीक है, ये चाहिए और ये सब चाहिए, और मुझे जो है इतने घंटे अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जो है मेरी बढ़िया शादी हो जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी, बस ख़त्म। चलो अभी सो जाता हूँ, लाइफ तो सेट हो ही गई है। दिस इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बुल्ला बगैती। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। कैसे? मॉक लगाया, मेरा औकात इतना है, अभी मेरी औकात इतनी है, मुझे इतना खींचने की ज़रूरत है अगले 3 महीने में। कैसे खींचेगा? मुझे जीके के लिए ये टॉपिक्स को इस हफ्ते ख़त्म करना होगा, इस टॉपिक को इस हफ्ते, ठीक है, और अभी मॉक लगाना होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये रहा तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मेरा इतना मॉक में स्कोर आ रहा था, अब इतना ही आ रहा है, तो मुझे और खींचने की ज़रूरत है। तो मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स। It can be verified and safe and beyond doubt and can be proved scientifically. It deals with actual and realistic situations. ये क्या है? Idealistic situation. अगर जैसे मैं मान लो गया पेपर देने और मान लो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मान लो कि सेंटर चेंज हो गया, तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ओपिनियन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ओपिनियन है। एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5% मैक्सिमम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो 5%, एम्प्लॉयमेंट इज़ 20%। वो है क्योंकि वो डेटा निकाला गया है, लोगों ने बैठ के डेटा को निकाला है, कैलकुलेट किया, तब निकल गया 20%। 5% क्या फेंक दिए नंबर बस। तो नॉर्मेटिव पॉजिटिव समझ गए। एक कंपेरेटिव भी होती है, नाम से ही, इसमें तो क्या ही समझाना मुझे। कंपेरेटिव का मतलब होता है जब हम दो इकोनॉमीज़ को कंपेयर कर रहे हो। मान लो कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, चाइना और यूएसए की इकोनॉमी को कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थ। तो आदर्श मतलब एक आदर्श चरित्र, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए। जैसे लोग करते रहते हैं ना,
भाई साहब, इंसान जो है आजकल बहुत जो है करप्शन करने लगा है। इंसान को ऐसा होना चाहिए, इंसान को वैसा होना चाहिए। इंसान पता नहीं झूठ क्यों बोलता है, हमें तो समझ नहीं आता। इंसान पता नहीं धोखा क्यों देता है, हमें तो समझ नहीं आता। इंसान ऐसा क्यों बोलता है, हमें तो समझ नहीं आता है। एक आदर्श चरित्र की आप बात कर रहे हैं जो कि पॉसिबल है ही नहीं। वास्तविकता पे बात करें कि देख भाई, इंसान तो हरामखोर होता है, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हें धोखा देंगे, बहुत कम ही लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे सपोर्ट में आएंगे। तो इसलिए धोखे के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। ये है वास्तविकता। ऐसा नहीं कि लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लोग पता नहीं ऐसा क्यों होते हैं। वो होते हैं वो लोग जो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा आदर्श एक आइडियल लाइफ की तरफ बढ़ वो चाहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, जो कि कभी होगा नहीं। आज से ना तो 1000 साल पहले था, ना 2000 साल पहले, ना आज है, ना 1000 साल बाद होगा। तो क्या है सही तरीका जीवन जीने का? वास्तविकता में जियो कि इंसान तो है ऐसा। अब इंसान है ऐसा कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो इंसान आपकी टांग खींचेगा। क्रैब मेंटालिटी है, तो इसलिए आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पता है कि हाँ ऐसा होगा, वास्तविकता है ये, समझ रहे हैं? अब ज़्यादा इस पर मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बस आखिरी है पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है। तो पैरेलल इकोनॉमी वैसे तो जब टैक्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट है ये, लेकिन अब यहाँ पे है तो देख लो। पैरेलल इकोनॉमी रेफर टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू विच ब्लैक इनकम इज जनरेटेड एंड दोज विच आर यूजुअली नॉट अकाउंटेड फॉर। समांतर अर्थव्यवस्था के ट्रेंडर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज इनफेक्टिव। समांतर अर्थव्यवस्था उन सभी प्रकार की गतिविधियों को संदर्भित करती है जिनके माध्यम से काला धन क्या होता है? काली पुती होती है उसमें नहीं। काला धन वो होता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ करके जनरेट किया जाए, पहला। दूसरा वो होता है जिसमें कि टैक्स ना भरा जाए जिस इनकम में, वो होती है ब्लैक इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ड्रग तस्करी करी, मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी, उससे मैंने पैसा कमाया, ब्लैक इनकम। वो तो एकदम गहरा काला है, वो तो एकदम ऐसे समझ लो। और जो मान लो इनकम जनरेट करी उस पर टैक्स नहीं भरा, वो भी थोड़ा थोड़ा तो काला है, काला वो भी है, लेकिन वो तो एकदम गहरा काला है जो मैंने इलीगल एक्टिविटी करके कमाया। तो ये सब पैरेलल इकोनॉमी पैरेलली जो चल रही है, मेनली तो पैरेलल इकोनॉमी वही है जो गवर्नमेंट के दायरे में है ही नहीं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इनफेक्टिव हो जाती हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे होती हैं, उसके लिए आपको आगे इकोनॉमिक्स के जो है अध्याय देखने होंगे। ऑलराइट, तो बाकी जिन लोगों को आपको पता है ये लेक्चर तो नॉन एक्सक्लूडेबल था, लेकिन ये जो बैच है एक्सक्लूडेबल है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एक्सक्लूडेबल है, नोट्स एक्सक्लूडेबल है, क्विज एक्सक्लूडेबल है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सक्लूडेबल है, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा है कि भाई आपको इफ़ यू वांट अ हार्ड कॉपी तो यू कैन गो विद द फैट मैन, और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको अलग से नोट्स वैसे तो आपको मिलेंगे, यहाँ पर मिलते हैं नोट्स लेक्चर के, तो नोट्स से आप कर सकते हैं। बाकी अगर फैट मैन है तो आपके पास हमेशा एक हैंड आउट टाइप रेडी रहेगा, आपके पास एक बुक रहेगी, तो आपको अभी फ़ोन से बार बार नहीं पढ़ना होगा। और कुछ जैसे मैं एडवांस बताता हूँ, जैसे लासेज फेयर का जो कॉन्सेप्ट था, लासेज फेयर, तो वो जो नई चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप एक काम कर सकते हो कि पहले से ही एक ग्लांस कर लिया लेक्चर का कि आज क्या क्या होने वाला है हमारे इस लेक्चर में, एंड उसके बाद जो नया लग रहा है, ठीक है, साथ साथ ओपन रखा और उसको वहाँ पे नोट कर लिया। लाइक फॉर एग्जांपल जो लासेस फेयर, जो मार्केट इकोनॉमी वाला मैंने बताया लासेस फेयर का, या फिर इनविजिबल हैंड, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और ये आपकी क्विज के लिए अपनी लिटिल बॉय, ठीक है, जहाँ लेवल 1 और लेवल 2 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश का, ये भी एक्सक्लूडेबल भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, ठीक है, जिस तरीके से 4.0 बैच है। एंड ये कॉम्बो है जहाँ पे इंग्लिश जो PSP सर करवाते हैं एंड 4.0 ये दोनों हैं, ठीक है। क्वेरी नंबर चेंज हो चुका है तो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस। ये क्वेरी नंबर है एंड ये ईमेल है। तो सॉरी ये नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ये नहीं है, ये है नंबर, ठीक है। अभी इस पे व्हाट्सएप क्योंकि बंद कर दिया गया है, इतना ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि स्पैम में काउंट करके उसको बंद कर दिया, तो ये अभी नया नंबर है। ओके, थैंक यू। अब लगाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस लगाते हैं। ये रहे क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चन लगाएं। और बाकी लोग जो लोग जा सकते हैं जिनको क्वेश्चन से बहुत एलर्जी हो तो, ठीक है। चलो पहला ये करो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ओहो। एड और ऑक्सिलरी समझा दो सर एक बार। अंशुल यादव, मैं कितना बेसिक एकदम मैंने एकदम सिंपल टर्म से समझाया, तुम पक्का सो गए होगे उस टाइम पे, लेकिन खैर कोई नहीं। जैसे मुझे चिप्स बनाता हूँ, ठीक है, चिप्स बनाता हूँ मैं, चिप्स बनाने के लिए मुझे आलू चाहिए, मसाले चाहिए, लोग चाहिए, ज़मीन चाहिए। ये क्या है? एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है, ये नहीं है। क्यों?
इनसे ऐसा नहीं कि ट्रेड को सहायता मिल रही है ना, सहायता नहीं भाई, ट्रेड तो हो ही नहीं पाएगा अगर मेरा सामान ही नहीं बनेगा, तो इनसे सामान बनना है मेरा। ठीक, अब जिस चीज़ का इस्तेमाल करके मैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा हूँ, उसका एडवर्टीज़ कर रहा हूँ, उसको मार्केट कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा, ये सब जो होंगे एड और रिलेटिव ट्रेड हो गया। जैसे मैं मान लो पैसा उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, वो सब ओके। तो इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से क्या सेंट्रल फीचर नहीं है, देयर इज जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज़ मार्केट वैल्यू, यस। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रिडोमिनेटली इन प्राइवेट हैंड, उत्पादक संपत्ति प्रधान रूप से निजी हाथों में होती है, बिल्कुल प्राइवेट ओनरशिप होती है। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल, बाजार सिद्धांतों के अनुसार उपयोगिता काल व्यवस्थित किया जाता है, बिल्कुल ये भी होगा, बिकॉज मार्केट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड आएगी तो कोई सप्लाई करने आएगा उसकी, ठीक है, याद करो एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड वाला कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग अ सपोजिटली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, आर्थिक संगठन संसाधन आवंटन, ओहो आवंटन, ठीक है, तो कन्नौजी भाषा होगी, संसाधन आवंटन की कल्पित तर्क संगत प्रक्रिया वाली योजना वाली होना चाहिए था ना, पर आधारित होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये सब सोशलिस्ट में होता है, जहाँ पे प्लानिंग करती है कौन, गवर्नमेंट करती है कि इस तरीके से यहाँ इस सेक्टर में इतना देंगे, इसमें। कैपिटलिस्ट में प्लानिंग नहीं होती है, इसमें देखा जाता है कि भाई कहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रही है वहाँ पे सप्लाई करी जाती है, ख़त्म। रिसोर्स एलोकेशन वेलफेयर के लिए किया जाता है सोशलिस्ट में, ना कि कैपिटलिस्ट में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये देख रहे हैं सर, ये CDS का क्वेश्चन था, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, IAS के एग्जाम का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखी हुई है और सेक्टर लिखा हुआ है, करिए जरा इसको। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्टर, डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी और वेविंग क्लॉथ सेकेंडरी। सीधा उठाओ सबसे पहले, अभी यहाँ पे ये नहीं कि कौन है, ठीक है, पहले बड़ा आसान होता था जब 1 2 2 3 3 4 इस तरीके से कुछ ऑप्शंस होते थे एलिमिनेट करने में, लेकिन अभी थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसे आते हैं तो हमें पता है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं यानी माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं तो भैया टर्शरी तो नहीं होगा ये। अगर माइनिंग कर रहे हैं तो ये तो प्राइमरी में आएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी में आएगा। खनिज क्यों, क्योंकि डायरेक्टली नेचर से जुड़ी एक्टिविटी है। डेयरी फार्म, अब डेयरी फार्म है। वेविंग क्लॉथ है, वेविंग क्लॉथ क्या है, कपड़ा बना रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरी शर्ट है, टी शर्ट है, कपड़ा बनना है, ठीक है, तो ये कहीं बना होगा इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर हुआ होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर है, बिल्कुल सही बात है ना। कहीं से सिल्क निकाला गया होगा वो प्राइमरी होगा, लेकिन ये जो है ये आपका सेकेंडरी ही आएगा, ठीक। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर रहे हैं, भैया एग्रीकल्चर जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो प्राइमरी है, लेकिन उसको कहीं स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज, जैसे कि मान लो कि तुम आए मेरे पास, भैया अनाज थोड़ा सा रखना था, तो तुमने अनाज रख दिया और अपना अनाज लेके चले गए। मैंने तुमको कोई सामान दिया, मैंने तुमको सर्विस दी कि आओ मेरे यहाँ स्टोरेज है, रख लो आके। सर्विस टर्शरी सेक्टर में आता है, गलत। एंड डेयरी फार्म बिल्कुल प्राइमरी में आएगा, डेयरी फार्म, ठीक है, 2 and 4 ओनली 2, ठीक। चलो सिंपल, यहाँ पे ऐसे ही देखो, टर्शरी सेकेंडरी में जब डाउट हो तो ऐसा समझो कुछ मिला क्या उसके बदले में, स्टोरेज के बदले में कुछ मिला क्या, ना कुछ सामान मिला क्या, ना सामान नहीं मिला, सेवा मिली है। सामान अगर मिलता तो सेकेंडरी होता। रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, करिए जरा। रियल सेक्टर कौन सा इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक क्षेत्रक का निर्माण करते हैं। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, बिल्कुल होगा। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, कुछ तो बन रहा है। बैंकिंग सर्विसेज या कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी, ये सब नहीं आएंगी। जो भी सर्विसेज ये वाली होती हैं बैंकिंग सर्विसेज, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं। अगेन इस पे SSC में, रेलवे में कभी आज तक क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। द एक्टिविटीज ऑफ सर्विसेज फोकस्ड ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज आर रेफर टू एज। अब आराम से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने तुमको 2 कीवर्ड दिए थे, एक आइडिया और एक पॉलिसी मेकिंग। किस में आ रहे थे, गोल्ड कॉलेज ऑफ्स, दैट इज क्विनरी एक्टिविटीज, जो कि टर्शरी के अंदर में आ रहे हैं। क्वार्टरनरी क्या है, क्वार्टरनरी है जहाँ पे नॉलेज सेक्टर बोल रहे हैं, जहाँ पे नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज है। क्विनरी में पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग। अब जो क्वेश्चन छोड़ा था पहला वाला वो कर लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी एमर्ज इन 1950? निम्नलिखित में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का विचार सामने आया था? जर्मनी में। एक चीज़ ध्यान रखना,
जो सोशलिज्म है ना, सोशलिज्म, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पता है क्या? इसको हम बोल देते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले तो, वैसे या तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सोशलिज्म को स्टेट कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म में कौन सब चीज़ डिसाइड कर रहा है? यहाँ प्राइवेट डिसाइड कर रहा था वो ना, यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? वो स्टेट, यानी कि वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। लेकिन कैपिटलिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से वो डिसाइड कर रहा है कि कौन कितने घंटे काम करेगा, कौन क्या करेगा, यानी कि है ये भी एक तरीके का ही कैपिटलिज्म। ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, मानना है, ठीक है। ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यहाँ पर भी लिबर्टी फ्रीडम उतनी रहती नहीं है जितना कैपिटलिज्म में। अगर कोई मान लो कि तुम्हारा खून चूस रहा है, हो सकता है कि सरकार तुम्हारा खून चूस रही हो, तो है तो एक तरीके कैपिटलिज्म, लेकिन कर कौन रहा है? सरकार, तो इसलिए स्टेट कैपिटलिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड? अभी रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, पब्लिक गुड का एग्जाम्पल पूछ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट पार्क्स, पुलिस सर्विसेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब पब्लिक गुड क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवाल्वरस, यानी कि फ्री होते हैं, ओके, एंड उनका कंजम्पशन किसी दूसरे के कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? पब्लिकली है, ठीक है, लेकिन पैसा देना पड़ता है। ट्रेन में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, बस में जाते हो, ऐसा तो नहीं कि फ्री में घुस गए चढ़ गए, वो बात अलग है। दिल्ली में फ्री महिलाओं के लिए है, ठीक है, तो एक्सक्लूडेबल है ना ये, तो पब्लिक गुड। प्राइवेट पार्क्स प्राइवेट है, नाम में ही प्राइवेट है ये तो, ठीक है, नाम में प्राइवेट है। प्राइवेट है का मतलब कि भाई एक्सक्लूडेबल भी और रिवाल्वरस भी है, ठीक है। पुलिस सर्विसेज, इसके लिए तुमको पैसा नहीं देना, वो बात अलग है कि वो मांग लेते हैं, ठीक है, 500 की पत्ती वो, ठीक है, लेकिन वैसे तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, फ्री है और नॉन रिवाल्वरस है। यानी कि तुमने अगर पुलिस सर्विस ले ली तो ऐसा नहीं कि दूसरे की पुलिस सर्विस अफेक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सक्लूडेबल है, पैसा लगता है बिजली का, वो बात अलग है। तुम कटिया डाल ले होते हो रात में छुप के कि कौन देख ना पाए। क्यों? कौन कौन है यहाँ पे? सही बताना बेटा, कटिया जो डालता है। अंडर द लासेस फेयर इकोनॉमिक थ्योरी व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? दिल्ली पुलिस बता। तो टोटल कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी बताओ। लासेस फेयर मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बता। घूस, हाँ, तो क्या होगा? जहाँ पर इंटरफेयर ना करे गवर्नमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स में, खेलने दो जैसा मार्केट खेल रहा है। What term refers to the process of rapid integration or interconnection between countries due to greater foreign investment, trade and movement of goods, services and technology? क्या बोलते हैं उसको? मैंने पढ़ाया नहीं है, आंसर इसका वैसे तो बी होगा, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको। Which economic concept is known as the invisible hand? Invisible hand किस आर्थिक अवधारणा को अदृश्य हाथ के नाम से जाना जाता है? बताइए। चलिए, तो नोन एज द इनविजिबल हैंड, मार्केट फोर्सेस। किसने दिया था कॉन्सेप्ट? एडम स्मिथ ने इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। व्हाट वाज अ की फीचर ऑफ द बार्टर? अभी नहीं पढ़े, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, वैसे आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक गुड्स। तो सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में सही कथन का चयन करिए पब्लिक गुड के बारे में, बताइए जल्दी से। नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवाल्वरस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू? अर्थशास्त्र में अवसर लागत किसे संदर्भित करती है? तो क्या है, जल्दी से बताओ। एक टैक्स, एक डिस्काउंट है, एक टोटल मनी है। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, अगला सर्वोत्तम विकल्प जो छूट गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च आर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च किस में आएगा? ये तो आएगा नहीं, टर्शरी क्वार्टरनरी में डाउट हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल काम तो है नहीं, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, तो इसको मैं क्वार्टरनरी में रखूँगा। कंसिडर्ड अ की फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? दिल्ली पुलिस को देख रहे हो कितने क्वेश्चन भर के आए हैं इसी टॉपिक से। दिल्ली पुलिस, 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 देख रहे हो? दिल्ली पुलिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का व्यवहार नहीं, इंडिविजुअल का नहीं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्पेसिफिक्स नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, स्पेसिफिक मार्केट की नहीं। ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का समग्र प्रदर्शन और व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी।
व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ठीक है। अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिलोंग्स टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, स्टील, ठीक है, तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस टू सेल, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिलोंग्स टू विच सेक्टर, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, नाम में ये मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी को, ब्लू कॉलर जॉब्स। विच इकोनॉमिक सेक्टर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, किस आर्थिक क्षेत्र को आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी को बोलते हैं। देख रहे हो भैया मेरे, दिल्ली पुलिस खत्म ना हो रहा है अभी तक। पब्लिक गुड रेफर टू, सार्वजनिक वस्तु, ये पूरे इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं दिल्ली पुलिस के, जो आज पढ़े हैं उसके सिर्फ क्वेश्चन है। गुड्स प्रोड्यूस ओनली बाई गवर्नमेंट, गुड्स दैट आर एक्सक्लूडेबल, गुड्स एक्सेसिबल टू ऑल एंड नॉन रिवाइलरस, गुड्स एक्सपोर्टेड अब्रॉड। यस, देखो तो गवर्नमेंट तो प्रोड्यूस कर रही थी मेट्रो रेलवे, ये तो क्या पब्लिक गुड हो गया था? नहीं, पब्लिक गुड है जो एक्सेसिबल हो सभी को, नहीं नॉन एक्सक्लूडेबल हो और नॉन राइवल हो, सिंपल, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस हो। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टीचिंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ विच इकोनॉमिक सेक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, क्या है ये सब, क्या है ये सब, टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर ले, अब ये सब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ये पढ़ा नहीं है, छोड़ सकते हो अभी। बताओ क्या, देख लो दिल्ली पुलिस खत्म ही नहीं हो रहा भाई, अब जा खत्म हुआ है। ये सब करना खुद से, बेसिक से क्वेश्चन एकदम CHSL वाला करो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरस स्टैंड्स फॉर, देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। वन पर्सन्स यूज रिड्यूसेस द अनदर्स यूज, नॉन राइवलरस, गैर प्रतिस्पर्धी। एक पर्सन का यूज रिड्यूसेस अनदर यूज, नहीं ये तो राइवलरस होता है। वन पर्सन यूज डजंट रिड्यूस अनदर्स यूज, ये होता है नॉन राइवलरस। गिफ एंड गुड वगैरह क्या होते हैं वो सब आगे देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में। अगेन CHSL 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक गुड, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लॉथ्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, कपड़े सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है। अच्छा ऐसा ही क्या, पब्लिक गुड है? सरकार बना रही है। It can be provided through the market mechanism. It can be provided by the transactions between individual consumers and producers. Generally, the benefit of public good are available to all. सबको अवेलेबल होते हैं जनरली। The dash sector of the economy involves group of activities related with extraction of raw material directly from nature. Nature से directly extraction कर रहे हैं, क्या हो जाएगा देख रहे हो, एकदम बेसिक से सवाल बनना है यहाँ पे। अभी हम करवा नहीं पाएंगे, थोड़ा जो ढंग का क्वेश्चन है वो करवाएंगे। This sector of economic activities involves process, यार प्रोसेसिंग हो रही रॉ मटेरियल की, नहीं रॉ मटेरियल अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर, सिंपल। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी किसको बोलेंगे, सोशलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को, मिक्स्ड को, या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी को? बहुत जल्दी से बता दीजिए, बहुत जल्दी से बता दीजिए। प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कौन कर रहा है, सेंटर में बैठा हुआ कौन है, सेंटर में सरकार है, सरकार है मतलब सोशलिस्ट, खत्म। फ्री मार्केट इकोनॉमी एक तरीके की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरीके की फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड है ना, यहाँ पे लिख सकते हो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक व्यापक आर्थिक अवधारणा की सटीक समझ दर्शाता है? CPO 2025 में पूछा गया है। Which of the following statement shows an accurate अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट है? तो ये हमारा GDP इंक्लूड्स अर्निंग्स सेंट होम बाय सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड। पहली बात तो GDP का पार्ट नहीं होती, वो GNP का पार्ट होती हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा, ये GNP का पार्ट होती है। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइज द वैल्यू ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल, जनरल प्राइस लेवल की बात करें, सही होगा। कंट्रीज बजट इज कंसिडर्ड बैलेंस्ड व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, नहीं, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड है,
ठीक है। एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होते हैं तो सरप्लस बजट होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स इन्फ्लेशन मेनली थ्रू चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट। नहीं भाई, आई नो कि हमने ना ये पढ़ा है, ना ये पढ़ा है, ना ये पढ़ा है, ठीक है। अभी हमने ये सब नहीं पढ़ा है। ये इसमें होता ये है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करती टैक्स रेट, वो करती है गवर्नमेंट। आरबीआई नहीं करती, गवर्नमेंट करती है, जिसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। नॉट विद इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में कौन नहीं आएगा? नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, वेजेस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट या टोटल कंजम्पशन। तो आई थिंक थोड़ा सा गेस करना आसान है कि यहाँ पे नेशनल लेवल की बात करें, पूरी की बात करें, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, वेजेस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, संस्थान का वेतन। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक। ओके, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करो। वी हैवंट डन दिस, प्लीज़ मत करिएगा अभी इसको, अभी हमने पढ़ा नहीं है। स्टॉक और फ्लो। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फॉल्स अंडर, तो ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज किस में आएगा? IBA में क्वेश्चन आए हैं, तो ऑब्वियस बात है सर्विस में आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है सामान, ठीक है। चलिए UPPCS का सवाल है, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जॉन मेनार्ड केनीस इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताएं। तो हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड केनीस को नहीं, इन्होंने तो 1936 में अपनी वो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली किताब लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी 1776 में एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया मतलब ठीक है, उतनी अच्छी नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल ही बेकार, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग, और ये मिक्सड वाला तो हमने देखा ही था अभी, यहाँ पे देखिए, ठीक है कि नहीं है मिक्सड। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली, ओहो अच्छा, ओनली 2 दिया ही नहीं इसमें। ओहो पता नहीं भैया मेरे, यहाँ पे अगर मुझे चुनना है तो तीसरा वाला तो फिर गलत ही मैं करूँगा, ठीक है। फिर मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग में आती है। तो अगर हो सकता है कि टाइपिंग में कुछ एरर हो ऑप्शंस में, और अगर एरर नहीं है, ठीक है, तो फिर हम ए के साथ जाएंगे। लेकिन अगेन इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड नहीं है। अब पता नहीं जो भी ऑप्शन यहाँ पे टाइपो है या फिर क्या है, जो भी हो, ठीक है। अगर टाइपो नहीं है, सब ठीक है, तो फिर आई वुड गो विद ए, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ तो, ठीक है। फेज 13 जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया है। इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, सारे डिसीजंस कौन लेगी? सरकार लेगी। एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेती है। इन अ मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल मार्केट प्लेसेस, ठीक है। एक बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां भौतिक बाजारों तक ही सीमित होती हैं, ठीक है। वेयर बायर्स एंड सेलर्स मस्ट इंटरैक्ट फेस टू फेस। जैसे हम हैं, मैंने अपना एग्जांपल दिया था तुमको कि डिमांड था, मैंने सप्लाई दिया इस तरीके से। क्या मैं स्टूडेंट से फेस टू फेस मिला? फेस की तो बात मत कर देना सर। क्या मैं फेस टू फेस मिला? क्या तुम में से मेरा फेस कोई जानता है, या मैंने तुम्हारा फेस कभी देखा है? नहीं। लेकिन ये क्या है? मार्केट प्लेस ही तो है। तो मस्ट इंटरैक्ट फेस टू फेस, ऐसा नहीं कि मैं गले में बैठूंगा, ये ले ले 4.0 ले ले, इंग्लिश का 2.0 ले ले, कॉम्बो ले ले फैटमैन ले ले, ऐसा तो हुआ नहीं। फ्लिपकार्ट से तुमने ऑर्डर कर लिया फैटमैन, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो क्या फेस टू फेस मिले? नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अभी वी हैवंट डन दिस, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड छोड़ेंगे इसको, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फेज 13 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक आर्थिक संकेतक का उदाहरण है? तो उदाहरण क्या है आपका? नेशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर चीज़ें की जब बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। अगेन बार्टर एक्सचेंज नहीं, मनी इन बैंकिंग के पहले क्लास में देखेंगे, फ्लो स्टॉक नहीं किया अभी तक, ठीक है, ओके। टर्शरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी अब वही है, सिंपल है यार। टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट्री भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी में आती है आपकी, ठीक है, ओके, राइट।
हाँ एक सेकेंड, लोक प्रशासन और इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है, पबैड, लोक प्रशासन। ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यार इसमें तो अभी ना, चलो थोड़े ठीक ठाक वाले ही करवा देते हैं, बाकी तुम वन लाइनर तुम खुद से करोगे, जो ना बने लोड मत लेना, सब देखेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल फॉर्मेशन है, तो व्हाट डज द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी निर्माण, पैसा बनना है, पैसा बनना है, ग्रोथ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट, यस, ठीक है। तो जो पैसा बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब बेसिक से क्वेश्चन वन लाइनर आप कर लोगे, कोई इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक, कुछ नया नहीं, और आंसर की दी हुई है, थोड़ा तो खुद से भी करो। ये वाला करवा देता हूँ, एशरसन डिज़ाइन वाला सीजल 2025 से बना है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रीटिंग अ सिंगल कमोडिटी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गुड्स अलाउज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्रीगेट एनालिसिस। अगेन ये भी पढ़ा है नहीं अभी, लेकिन फिर भी करो, कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है। ट्रीटिंग अ सिंगल कमोडिटी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गुड्स अलाउ सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इकोनॉमिक्स में अगर आप एक सिंगल कमोडिटी को पकड़ लोगे और उससे डिराइव कर लोगे सारी चीज़ें, तो आसान होगा, वो सारी इकोनॉमी के बारे में तुम्हें बता देगा, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में तुम नहीं जान सकते हो ना। वैसे तो है नहीं, इकोनॉमिस्ट देखते होंगे कि इस सेक्टर ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, मान लो सर्विस सेक्टर, तो हर किसी को देखते होंगे, टीचिंग, बैंकिंग, सी सब कुछ, और स्पेसिफिक जा के देखते होंगे सबको, नहीं, एक चीज़ पकड़ते होंगे और उससे जनरलाइज कर लेते होंगे चीज़ों को, क्योंकि हर किसी का आंकड़ा ला पाना और फिर बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है वो। दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल गुड्स ऑलवेज बिहेव आइडेंटिकली एंड अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मुद्रास्फीति के प्रवृत्ति में, अभी भी हमने मुद्रास्फीति नहीं पढ़ा है, इन्फ्लेशन, ठीक है, आगे सब देखेंगे, तो बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में सभी व्यक्तिगत वस्तुएं हमेशा एक समान नहीं, हमेशा एक समान नहीं होती, आइडेंटिकली देख सकते हो, ऑलवेज बिहेव आइडेंटिकली, ठीक है। ऑलवेज बिहेव आइडेंटिकली ये गलत हो जाएगा, ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है कि हमेशा आइडेंटिकली बिहेव करती है, सिमिलर बिहेवियर होता है लेकिन एकदम आइडेंटिकल और वो भी हमेशा, ये नहीं होता है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी, ओके, ठीक है। बाकी तो और आप खुद कर सकते हो, पूरी आंसर की दी हुई है। वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर 1। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड अगर आपको बैच चाहिए तो यू कैन फ्रॉम द परमार अकेडमी ऐप, ओके। एंड इफ़ यू वांट बुक फैटमैन, ठीक है, तो वो अभी अगेन नया एडिशन नहीं आने वाला जल्दी फल्दी कि मैं बोल दूं कि अगले ही महीने आ रहा है, तो ठीक है। तो जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चेंजेस हैं, आप उनको करते जाइए, अपडेट्स को उसमें बुक में अगर कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल लासेस फेयर वाला जो चीज़ हमने पढ़ा, या फिर सोशलिस्ट में आप वो लिख सकते हो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वाला जो पॉइंट है, दैट विल अपडेट योर बुक, ऑलराइट, ओके। एंड क्वेश्चंस लगाना है, ये हैव द लिटिल बॉय, ठीक है, ऑलराइट। बाकी बैच में आप अगर एनरोल्ड हैं तो आपको पता होगा कि ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एप्लीकेशन पे भी और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ऑलराइट। एंड इफ़ यू वांट कॉम्बो, ओके, ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। एंड ये तो खैर लेखपाल का है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। पैरेलल इकोनॉमी समझ नहीं है, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब ये होता है समानांतर, यानी कि एक हमारी इकोनॉमी चल रही है, उसके पैरेलल में जो हमारे कुछ गुर्गे होते हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम टाइप लोग जब थे, ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी अलग से चला रहे हैं, ठीक है, यानी कि अलग से उनका ब्लैक इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस ब्लैक इनकम से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है। तो गवर्नमेंट को उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सर मैं लेट हो गया हूँ, वीडियो 5 मिनट के लिए प्राइवेट मत करिए प्लीज़। अच्छा चलिए कोई नहीं, इकोनॉमी का ये पहला लेक्चर था तो इसको फ्री रखेंगे, ठीक है। और आप लेट भी आए हैं तो आपका उसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज पहला लेक्चर था, ऑलराइट। अपना उसूल है, हर सब्जेक्ट का पहला लेक्चर फ्री रहता है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल रहता है और नॉन रिवाइवल्स तो है ही। थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक यू। एंड वो नया नंबर भी मैंने बता दिया है, अगर किसी कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पर कर सकते हो, ये अपना क्वेरी नंबर है, ठीक है, क्वेरी नंबर है ये, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके अगर कुछ मतलब क्वेरी नंबर इन दी सेंस कि ऐसा नहीं कि सर जीके में डाउट है, कोई मेरा नंबर नहीं है ये, ठीक है। क्वेरी इन दी सेंस कि एप्लीकेशन में कुछ ग्लिचेस है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, या फिर
बैच को लेके कुछ इंक्वायरी करनी है उसके लिए है। बाकी तो जो लोग बैच में हैं, आपको बैच के अंदर ही, ठीक है, एक सेक्शन मिलता है डाउट का, तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो डाउट।